एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। एस्ट्रोनॉमी के जो लेक्चर्स ले रहे हैं उसी कंटिन्यूएशन में आज आपसे डिस्कस करेंगे राहु और केतु के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राहु और केतु के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि राहु और केतु क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका असर होता है। तो राहु और केतु के बारे में आज डिस्कस करेंगे। राहु और केतु जो हैं ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि कोई मास या पिंड नहीं है या कोई फिजिकल बॉडी नहीं है जैसे बाकी ग्रह हैं। वो आप टेलीस्कोप से देखें या कभी कभी नेकेड आई से भी दिखाई देंगे ग्रह। तो वो ये ग्रह जो हैं वो सिर्फ कोई फिजिकल बॉडी या मास या पिंड नहीं है और सिर्फ एक कट पॉइंट है, एक बिंदु है उस एक्लिप्टिक के ऊपर जिसके ऊपर पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। सूर्य ये है और इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो इस ऑर्बिट को एक्लिप्टिक कहा जाता है। एक्लिप्टिक या क्रांति वृत्त या प्लेन ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। और उस एक्लिप्टिक के ऊपर दो पॉइंट्स ऐसे बनते हैं कि जिसे राहु और केतु कहा जाता है। तो वो पॉइंट्स कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतने ज़्यादा ये प्रभावशाली हैं कि जैसे बाकी ग्रहों की तरह भी इनका भी असर होता है और पृथ्वी पे रहने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर, जीव जंतुओं पे, यहाँ के मौसम पे, वर्षा, आंधी, तूफान, बाढ़, अकाल और इसके अलावा यहाँ की फसल और यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर इनका असर बहुत ज़्यादा है राहु केतु का। तो ये सब इनके और तमाम चीज़ों के ऊपर इनका असर होता है पृथ्वी के ऊपर। तो इसीलिए इसको ऋषियों ने पहचान लिया अपनी दिव्य दृष्टि से और ये जो दो पॉइंट्स हैं उन्हीं को ही ग्रह का दर्जा दिया कि बाकी ग्रहों की तरह इनको भी इम्पोर्टेंस दी गई और बाकी ग्रहों की तरह इनको भी ग्रह मान लिया गया। यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के बाद राहु और केतु कुल मिला के 9 प्लैनेट्स उन्होंने बताए। अब देखिए सन जो है बीच में, सन आकार में बहुत बड़ा है, इसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स जो हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। तो उसमें पृथ्वी भी घूम रही है, पृथ्वी की भी एक अपनी ऑर्बिट है, उस पर घूम रही है। उस ऑर्बिट को एक्लिप्टिक कहा गया या क्रांतिबद्ध, जैसे बताया आपको। तो उस एक्लिप्टिक पे पृथ्वी घूम रही है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब जिस तरह से सन की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरह से पृथ्वी की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चंद्रमा जो घूमता रहता है पृथ्वी की चारों तरफ, वो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहा है। यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो अब चंद्रमा का मूवमेंट दो तरह का हो गया। एक तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और सेकंड नंबर पृथ्वी के साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है एक्लिप्टिक के ऊपर। क्लियर? तो मून का जो है या चंद्रमा का दो तरह का मूवमेंट, एक तो पृथ्वी के चारों तरफ, दूसरा पृथ्वी के साथ साथ सन का भी चक्कर लगा रहा है। जो सन का चक्कर लगाते हैं ये उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक साल में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी और जिससे कि ऋतुएं बदलती हैं, ये आपको बताया था। फिलहाल चंद्रमा का मूवमेंट दो तरह का, एक पृथ्वी के चारों तरफ और दूसरा सूर्य के साथ साथ होता है। अब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा जिस समय नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, देखिए ये ब्रह्मांड का साउथ है, दक्षिण, ये नॉर्थ है, नॉर्थ साइड, उत्तर दिशा। तो इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है। देखिए ये चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। तो जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है उस समय एक पॉइंट एक्लिप्टिक के पास ऐसा आएगा कि जहाँ ये इसका जो ऑर्बिट है चंद्रमा का वो एक्लिप्टिक को काट रहा है। क्लियर? तो इस पॉइंट पे जो काट रहा है उस पॉइंट को नोड कहते हैं, NODE, नोड। और नोड दो तरह के होते हैं, एक असेंडिंग नोड, दूसरा डिसेंडिंग नोड। तो असेंडिंग नोड का मतलब जब चंद्रमा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा और यहाँ एक्लिप्टिक को काटेगा तो उसको असेंडिंग नोड या आरोही, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, ऊपर उठता हुआ। तो असेंडिंग या आरोही जो म्यूज़िक में टर्म यूज़ होता है, आरोही और अवरोही, उसी तरह से असेंडिंग नोड या आरोही या उसको राहु कहा जाता है। और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे घूमते घूमते नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, यहाँ फिर से काटेगा एक्लिप्टिक को, तो उस पॉइंट को डिसेंडिंग यानी उतरता हुआ या कम होता हुआ डिसेंडिंग नोड या अवरोही या उसको केतु कहा जाता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि राहु और केतु जो हैं वो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, कट पॉइंट, जो चंद्रमा अपनी ऑर्बिट पे घूमते घूमते एक जगह यहाँ काट रहा है एक्लिप्टिक को, एक जगह यहाँ काट रहा है। जब साउथ से नॉर्थ दिशा में काटता है तो असेंडिंग राहु, और जब नॉर्थ से साउथ की दिशा में काटता है तब उसको डिसेंडिंग या केतु कहा जाता है। अब ये राहु और केतु जो है ये चूँकि कोई मास या पिंड या फिजिकल बॉडी नहीं है तो इसीलिए इनको ऋषियों ने छाया ग्रह भी कहा। देखिए एक वर्ड राहु और केतु के लिए यूज़ होता है, इनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। राहु और केतु में हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी जहाँ राहु रहेंगे कुंडली में आप देखिए उससे 6 राशि आगे, 6 का मतलब 6 राशि, एक राशि होती है 30 डिग्री की, तो 6 × 30 यानी 180, तो वहाँ से 7th राशि में केतु बैठे होंगे, या राहु जिस हाउस में बैठे हैं वहाँ से 7th हाउस में केतु बैठा होगा। तो राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का हमेशा डिफरेंस रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इनका मूवमेंट हमेशा रेट्रोग्रेड या वक्री रहता है, ये मार्गी दिशा में कभी चलते ही नहीं, ये हमेशा वक्री दिशा में ही चलते रहते हैं। बाकी ग्रहों के बारे में हमने आपको बताया था कि बाकी ग्रह जो है वो कभी कभी ज़्यादातर तो मार्गी होते हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं, लेकिन राहु और केतु कभी मार्गी होते ही नहीं, वो एवरी टाइम वक्री गति या रेट्रोग्रेड से ही चलते रहते हैं। राहु और केतु जो है वो 12 राशि कवर करते हैं 18 साल में, यानी जिस पॉइंट पे राहु और केतु बन रहा है 18 साल के बाद फिर उसी जगह पॉइंट बनेगा राहु और केतु, समझ रहे हैं। वो जिस पॉइंट पे इन्होंने यहाँ ऑर्बिट में एक्लिप्टिक पे काट के पॉइंट बनाया राहु, यहाँ केतु, तो 18 ईयर्स के बाद ये फिर से उसी जगह वो फिर से राहु और केतु बनेगा। यानी 12 राशियों को इन्होंने कवर किया 18 साल में, तो एक राशि कवर करेंगे 1.5 ईयर में, यानी एक राशि मतलब 18/12, तो वो 1.5 साल आएगा। यानी एक राशि में जब ये इंटर करते हैं तो उस राशि में ये 1.5 साल तक रहते हैं। सभी ग्रहों के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे शनि जो है सबसे ज़्यादा 2.5 साल रहते हैं एक राशि में, इंटर करते हैं 2.5 साल तक बने रहते हैं उसमें। इसी तरह चंद्रमा तो बहुत फास्ट मूवमेंट है, चंद्रमा एक राशि में इंटर करता है और 2.25 दिन में एक राशि कवर कर लेता है, लेकिन राहु और केतु जो हैं ये 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब राहु केतु के बारे में एक चीज़ और ये है कि ये किसी राशि के स्वामी नहीं बनाए गए, किसी राशि के स्वामी नहीं है। जैसे बाकी ग्रह स्वामी होते हैं, ये राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन इनकी अपनी एक उच्च राशि या एग्जल्टेड राशि होती है। तो इनकी उच्च राशि जो है वो वृष राशि और मिथुन राशि है। यानी वृष और मिथुन में जब ये 0 से 15 डिग्री के होंगे तो उसको उच्च राशि कहा जाता है या एग्जल्टेड, उस समय बहुत अच्छा फल देंगे। और अगर वो 8 नंबर 9 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं यानी वृश्चिक और धनु में, तो वो नीच राशि कहलाई जाती है, यानी उसको डिबिलिटेटेड, वो बहुत ज़्यादा खराब फल देने वाला होगा। इसी तरह से केतु जो है उनकी अपनी कोई राशि नहीं है, इनकी उच्च राशि है 8 नंबर 9 नंबर यानी वृश्चिक और धनु राशि, उसमें 0 से 15 डिग्री के होंगे तो वो बहुत बढ़िया फल एग्जल्टेड हो जाएंगे उच्च राशि के। और नीच राशि के होंगे वृष या मिथुन में तो वो जो है नीच राशि के कहलाएंगे। और 0 से 15 डिग्री में वृष या मिथुन में नीच राशि के या डिबिलिटेटेड होंगे और बहुत खराब फल देंगे। तो ये आपने देखा कि इनकी उच्च और नीच राशि के बारे में देखा, और एक राशि में ये 1.5 साल तक रहते हैं। इसके अलावा इनकी स्पीड जो है वो राहु और केतु की स्पीड वेरी करती है, वो एक सी नहीं रहती, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होती रहती है। और इनकी एक एवरेज स्पीड जो देखी गई है वो 8 मिनट्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 8 मिनट्स ये ट्रैवल करते हैं। 8 मिनट्स की इनकी स्पीड है 1 घंटे में। क्लियर। अब आप देखेंगे पंचांग में कि ग्रहों के भोगांश लिखे रहते हैं, उसको एक वर्ड है भोगांश, यानी किस राशि में है, कितने डिग्री का है, कितने मिनट्स का है ना, तो उसको भोगांश कहा जाता है। तो ग्रह का भोगांश जो है वो लिखा रहता है। तो राहु और केतु का भी भोगांश लिखा रहेगा। तो राहु और केतु के भोगांश जो है वो 2 तरह के होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा वेरी करती है तो इनके 2 तरह के भोगांश आपको मिलेंगे। एक तो ट्रू TRUE ट्रू भोगांश, दूसरा होता है मीन भोगांश MEAN मीन भोगांश। तो इनके 2 तरह के भोगांश आपको पंचांग में मिलेंगे, ट्रू एंड मीन। और इनकी स्पीड आपको बताया, और एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। इनकी उच्च राशि नीच राशि ये आपको बताया।
अब देखिए कि कुंडली में बाकी ग्रहों की तरह राहु और केतु भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे, क्योंकि बाकी इनको 9 ग्रह में ये भी शामिल है। तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय कुंडली बनी और उसमें राहु और केतु किसी हाउस में, किसी राशि में बैठे होंगे। अब सपोज अगर वो कुंडली में अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छे घर का मतलब कि केंद्र में या त्रिकोण में, तो केंद्र क्या अच्छे घर होता है? 1, 4, 7, 10। हाउस नंबर 1, 4, 7, 10 वो होता है अच्छा घर केंद्र का, और त्रिकोण होता है 1, 5, 9। तो ये दोनों अच्छे घर हाउस माने जाते हैं। तो अगर राहु और केतु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में बैठे हैं और शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और इसके अलावा उनकी डिग्री वाइज अच्छे हैं, तो फिर बहुत ही बढ़िया वो एक्सेलेंट फल देंगे और व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की इनकी क्षमता है। इतना बढ़िया फल देते हैं। लेकिन उसके उलट यानी उसके विपरीत यदि राहु जो है वो खराब स्थान में बैठे हैं कुंडली में, राहु और केतु मान लीजिए, तो वो खराब स्थान का मतलब क्या होता है? 3, 6, 8, 12 ये अच्छे स्थान नहीं माने जाते। 3, 6, 8, 12 में बैठे हों, अपनी नीच राशि में बैठे हों, राहु यहाँ 8, 9 में या केतु जो है 2, 3 में बैठे हों, तो फिर वो, और इसके अलावा पाप ग्रह की युति दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छे न हो, तो फिर वो अच्छा फल नहीं देंगे और व्यक्ति को जो है वो राजा से रंक बनाने की इनकी क्षमता है। यानी अगर अच्छा होगा तो वो रंक से राजा, और अगर खराब होगा तो रंक से वो राजा से रंक बनाने की क्षमता है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल ये प्लैनेट्स हैं और ऋषियों ने इसीलिए इनको पहचाना और शुरू में, और सिर्फ एक कट पॉइंट को उन्होंने ग्रह का दर्जा इसीलिए दिया कि बाकी ग्रहों की तरह ये भी पूरी तरह से ये यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर अपना प्रभाव डालने में सक्षम है। तो ये हमने आज आपको बताया कि राहु और केतु के बारे में कैसे बनते हैं, इनका किस तरह से उच्च के होंगे, कैसे नीच के होंगे, कैसे अच्छा फल देंगे, कैसे खराब फल देंगे, और हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं। इनकी मूवमेंट हमेशा वक्री रहती है और एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमेशा एस्ट्रोलॉजी में काम आएगा, क्योंकि ये बाकी प्लैनेट्स की तरह ये भी प्लैनेट्स हैं। तो इसको आप ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एवरी लेसन आप तक पहुंचता जाए और आप उसको सीखते जाएं। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, तो ये आएगा, ऐसी बात नहीं है। और बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताई हैं ऋषि पराशर ने और बाद के ऋषियों ने, तो आप इसको समझिए, कोशिश करिए समझने की। थैंक यू।